समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं और बेटियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर 12वीं पास बेटियों को एक तरफ जहां लैपटॉप देंगे तो वहीं दूसरी तरफ 40,000 रुपए सालाना देने का भी काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। लखनऊ में सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 10-90 जैसी योजनाएं शुरू की गई थीं। अखिलेश ने कहा कि सत्ता में आने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की राशि को और बढ़ाया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को अगले चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए। वहीं अखिलेश ने बंद किए गए 26,000 स्कूलों को फिर से खोलने और प्राथमिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को वर्ल्ड क्लास बनाने का वादा भी किया है। उन्होंने जंतर मंतर हुए छात्र आंदोलन को भी सपा के समर्थन की बात कही है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के इस ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं और बेटियों और छात्राओं को लेकर ऐलान किया वो निश्चित तौर पर वोट बैंक साधने की एक कोशिश है और देखना होगा कि इस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार महिलाओं को लेकर ऐलान कर रही है, आने वाले चुनाव में उसको कितना फायदा मिलेगा। कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। देश के कई राज्यों में H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने स्वास्थ्य विभाग समेत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो वहां पर करीब 3,500 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें नोएडा की तो नोएडा में पिछले 24 घंटे में 105 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि इस पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानियां बरतने की जरूरत है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों की निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध व संक्रमित मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। नोएडा में सोमवार तक सिर्फ 15 मरीज थे, लेकिन एक दिन में हुई जांच में 105 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में H1N1 के 2,308 मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, दवाएं, बेड की पर्याप्त व्यवस्था का दावा किया है। देहरादून में भी स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन अलर्ट पर है। अस्पताल में RT-PCR जांच, ICU, ऑक्सीजन व अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है। ICMR के डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि H1N1 कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि मौसमी फ्लू है, इसलिए लोगों को घबराने की बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है। बता दें कि भले ही देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू का खतरा यानी कि संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही संक्रमण के लक्षण दिखे वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। वहीं उनका कहना है कि सरकार की कोशिश है कि जितने भी संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उनको पर्याप्त इलाज मिले, पर्याप्त व्यवस्था मिले। पर्सन के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। प्याज के बढ़ते दामों ने एक बार फिर से आम आदमी का बजट बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ प्याज की कीमत 60 रुपए के आसपास हो गई है, जिससे आम जनता की जेब पर इसका खासा असर पड़ रहा है। एक तरफ चीनी महंगी होना और अब प्याज के बढ़ते दाम आम जनता के लिए बड़ी समस्या का सबब बने हुए हैं। सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर सप्लाई बढ़ाने की तैयारी की है। नासिक में रखे बफर स्टॉक से प्याज निकालकर दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में भेजा जा रहा है। दिल्ली में नेफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के जरिए 35 रुपए किलो की सब्सिडी वाली दर पर प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 अगस्त को प्याज की औसत खुदरा कीमत 44 रुपए 72 पैसे प्रति किलो पहुंच गई, जबकि एक महीने के पहले यह करीब 35 रुपए थी। तो कीमत में भी करीब 63% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चेन्नई और कोलकाता में प्याज 60 रुपए, दिल्ली में 55 रुपए और मुंबई में 48 रुपए किलो तक बिक रहा है। सरकार का दावा है कि बफर स्टॉक और कांदा एक्सप्रेस के जरिए आने वाले महीनों में बाजार में प्याज की उपलब्धता बनाए रखी जाएगी। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगातार प्रयास यही सरकार कर रही है कि इस पर लगाम लगाने के लिए प्रयास किए जाएं और इसी के मद्देनजर बफर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि अब केंद्रीय भंडारों के माध्यम से प्याज की सप्लाई सरकार कर रही है, उससे कितनी आम जनता को राहत मिलेगी, दिल्ली जैसे शहरों में इसका कितना असर होगा। नेपाल में भीषण बाढ़ से भारी तबाही मची है। बाढ़ के चलते बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की आशंका है। राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ में नेपाल के रसुआ जिले के टिमुरे बाजार क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। लेंदे खोला में आई बाढ़ से रसुआ सीमा नाके पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों के अनुसार टिमुरे समेत आसपास के 2 बाजार
बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह तबाह हो गए। इस भीषण तबाही में करीब 1000 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। वहीं नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक बुलाई। उनके सलाहकार असीम शाह के मुताबिक प्रधानमंत्री शाह प्रभावित क्षेत्रों के प्रमुख जिला अधिकारियों से सीधे संपर्क में और हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ से बाजार और कस्टम कार्यालय क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रसुआ बंसार क्षेत्र में बड़ी संख्या में वाहन और अन्य सामान मौजूद थे जो बाढ़ के पानी में बह गए। वहीं पिछले साल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए स्थान पर हाल ही में बनाया गया नया पुल भी इस बाढ़ की चपेट में आकर बह गया है। भोटे-कोसी नदी में आई बाढ़ के बाद से रसूबा, नोबाकोट, धादेड़, गोरखा और चितवन से होकर बहने वाली नदियों के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे जाने से बचने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। जिस कैंसर इंजेक्शन की कीमत करीब 1 लाख रुपए हो और जो गरीब कैंसर मरीज को मुफ्त इलाज के लिए मिलना चाहिए, अगर वही सरकारी अस्पताल से गायब होकर ब्लैक मार्केट में पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, सीधे मरीजों की सांसों का है। बीकानेर के सरकारी कैंसर अस्पताल से जुड़े इस कथित रैकेट में अब रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जो बेहद परेशान करने वाले हैं। बीकानेर के सरकारी कैंसर अस्पताल से कथित तौर पर गायब किए गए करीब 1 लाख रुपए के इन महंगे इंजेक्शनों की जांच में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। जर्मनी की मर्क लैब में हुई जांच में खुलासा हुआ कि जब्त सैंपल में कैंसर से लड़ने वाला जरूरी एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद ही नहीं था। इतना ही नहीं, अस्पताल पर खाली शीशियों में पानी और बैक्टीरिया भरकर नकली दवा तैयार करने का सनसनीखेज आरोप भी है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने RMSCL से पूरा रिकॉर्ड मांगा है। वहीं PBM अस्पताल प्रशासन ने भी मामले में अपनी जांच कमेटी बिठा दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी स्टॉक की ये जीवन रक्षक दवा आखिर दिल्ली की गलियों तक कैसे पहुंची और अस्पताल के भीतर से इनमें कौन कौन शामिल था, क्योंकि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सीधे कैंसर के मरीजों की जान के साथ खुला खिलवाड़ है। रायबरेली में त्योहार से पहले मिलावटी व खराब मिठाइयाँ के खिलाफ रायबरेली का खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव हो गया और बड़ा अभियान चलाया है। जिले में कई मिठाई की दुकानों पर, निर्माण और इकाइयों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध मिठाइयाँ और खाद्य सामग्री बरामद कर नष्ट किया गया है। शरेनी के भोजपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने झूलन स्वीट हाउस पर छापा मारा। यहां करीब 1.5 कुंटल चमचम नष्ट कराया गया। इसके अलावा चौहान स्वीट हाउस से 75 किलो खोया बरामद हुआ, जबकि 25 किलो छेना भी नष्ट कराया गया। वहीं बछरावा के अघौरा में वीरेंद्र कुमार की मिठाई निर्माण इकाई पर भी टीम ने कार्रवाई की। यहाँ 1 कुंटल छेना और काला जामुन नष्ट कराया गया। इसके साथ ही अन्य मिठाई निर्माण इकाई पर भी छापेमारी की गई। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। विभाग का मकसद है कि मिलावटी खाद्य खराब पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाया जाए। ऐसे में आने वाले दिनों में मिठाई दुकानदारों व निर्माण इकाइयों पर जांच और कार्यवाही तेज होने की उम्मीद है। रक्षाबंधन को देखते हुए खाद्य विभाग काफी सतर्क नजर आ रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अनेकों टीम बनाकर लगातार छापेमारी कर रहा है। ऐसे में खाद्य विभाग ने कल DND और जियो टोल प्लाजा के पास छापेमारी की और इस दौरान उन्हें कई मिलावटी सामान मिला। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि देखिए, हमने 100 किलो बूंदी को अपने कब्जे में लिया है, जिसमें अधिक कलर होने की बात सामने आई थी और ऐसे में लगातार हमारी जो टीम है वो जांच कर कार्रवाई कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान अधिक रंग वाली करीब 200 किलो बूंदी प्रथम दृष्टया खराब पाए जाने के बाद उसको सीज कर दी गई। वहीं मिलावटी और प्रदूषित होने की आशंका में करीब 200 किलो पनीर को नष्ट कराया गया। विभाग की टीम ने कुल 9 खाद्य पदार्थों के भी नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग ने लोगों से मिठाई और पनीर खरीदने के समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने की अपील की। खाद्य विभाग अधिकारी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि देखिए, हमने कल तकरीबन 100 किलो बूंदी अपने कब्जे में लिया और 200 किलो नकली पनीर को नष्ट किया। ये पनीर खाने लायक नहीं था और इसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी और ऐसे में हमारी लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी कर रही है। किसी भी दुकानदार पर या किसी भी खाने वाले सामान पर हमें शक होता है तो तुरंत वहाँ हम सैंपल लेते हैं और उसको जांच के लिए भी भेजते हैं।
रायबरेली में लगातार हो रही बारिश ने एक गरीब परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। हरचंदपुर विकासखंड के छतैया गांव के करीब 50 साल पुराना कच्चा मकान बारिश के चलते भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित ने सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया। छतैया गांव में बारिश के कारण 50 साल पुराना मकान अचानक ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त परिवार के सदस्य सुरक्षित रहे, लेकिन मकान गिरने से घर का सामान मलबे में दब गया और परिवार बेघर हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लंबे समय से जर्जर मकान में रहने के बावजूद उसे सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। हरचंदपुर के बीडीओ अंजू रानी ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद पात्रता के आधार पर परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल बारिश के बीच परिवार के सामने बड़ी चुनौती सिर छिपाने की है। प्रशासन ने जांच के बाद सरकारी आवास योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को राहत और आवास कब तक मिल पाता है।